अगर धरती की सबसे ऊंची चोटी तुम्हें अपने बिल्कुल पास बुलाए और फिर उसी बर्फीली खामोशी में तुम्हें अपने भीतर निगलने लगे, तो क्या तुम उस आंधी और बर्फ के तूफान में खुद को जिंदा रख पाओगे? यहीं से शुरू होती है एवरेस्ट की वो सच्ची और दर्दनाक कहानी, जो इंसान की हिम्मत और प्रकृति की क्रूरता के बीच अंतिम लड़ाई बन जाती है। कहानी की शुरुआत होती है न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट पर, जहां एक नई मंजिल की ओर बढ़ते कुछ चेहरे दिखाई देते हैं, जिनकी आंखों में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को छूने का सपना सुलग रहा था। इन्हीं चेहरों के बीच रोब हॉल भी था, जो इस खतरनाक सफर का मशहूर गाइड था और वर्षों से जिस पर्वत ने अनगिनत जाने निगली थी, उसे बार बार चुनौती देता आ रहा था। जाने से पहले रोब अपनी गर्भवती पत्नी से मिलता है। उसके माथे पर चिंता की हल्की रेखा थी, पर रोब ने मुस्कुराकर कहा, तुम बस अपना ध्यान रखना, मैं जल्द लौट आऊंगा। फिर दृश्य बदलता है और हम नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। अलग अलग अभियानों की टीमें यहाँ इकट्ठा हो रही थीं। कुछ पहली बार एवरेस्ट को चुनौती देने आए थे और कुछ इस पहाड़ का पुराना दर्द अपने शरीर में लिए फिर लौटे थे। वे सब आपस में मिलते हैं, बस में सफर करते हुए बैकडग से उसके काम के बारे में जानता है और हैरानी जताते हुए कहता है कि एक पोस्टमैन एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला इंसान बन सकता है। उनकी हंसी के बीच भी पहाड़ की खामोशियां मन में कहीं डर जगा रही थीं। होटल पहुंचने के बाद रोब सबको संबोधित करता है और कहता है कि आप सब उन महान लोगों के रास्तों पर कदम रखने जा रहे हो, जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर इस चोटी को छुआ है। पर एक बात है जो हम किसी विज्ञापन में नहीं लिख सकते। एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी भयावह है कि उस ऊंचाई पर जहाज उड़ता है और जब इंसान उसकी आधी ऊंचाई तक पहुंचता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है। सवाल यही है कि क्या हम मौत को धोखा देकर वापस लौट सकते हैं? एडी बताता है कि हमारी योजना 10 मई को शिखर छूने की है और उम्मीद है कि आगे के 40 दिन मौसम उनका साथ देगा। कुछ देर बाद पूरी टीम हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचती है, जहां से असली जंग शुरू होने वाली थी। पहाड़ों की गोद में बसा लुकला उन्हें ये एहसास करा देता है कि अब हर कदम सीधा मौत को मात देने जैसा होगा। यात्रा शुरू होती है और टीम नामचे बाजार पहुंचती है। चलते चलते डग रोब को धन्यवाद कहता है, क्योंकि उसके पास इतनी भारी फीस देने की क्षमता नहीं थी और रोब ने उसकी मदद कर उसे यह सफर करने का मौका दिया था। पर मुश्किलें अभी शुरू ही हुई थीं। बेग की सांसें इस ऊंचाई पर ही लड़खड़ाने लगीं। लंबा सफर तय करते हुए वे तेंगबोचे मठ पहुंचते हैं। यहाँ वे स्थानीय धर्मगुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं और फिर लोकला की राह पकड़ते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि एक बीमार पर्वतारोही को नीचे ले जाया जा रहा था, जो उन्हें चुपचाप यह समझा रहा था कि एवरेस्ट सिर्फ पहाड़ नहीं है, यह इंसान के भीतर छिपे डर का सबसे बड़ा आईना है। आखिरकार टीम एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचती है, जिसकी ऊंचाई 17,600 फीट थी। यहाँ दुनिया के कई देशों से आए लोग अभियान डेरा जमाए बैठे थे। रोब की टीम की मुलाकात हेलन से होती है, जो अपने अनुभव और शांत स्वभाव से सबको सुरक्षा का भरोसा देती है। हेलन सबको शेरपा से मिलवाती है, जो 3 बार सफलतापूर्वक शिखर छू चुका था। फिर रोब की नजर स्कॉट फिशर पर पड़ती है, जो इतनी ठंड में भी बिना कपड़ों के लेटा था, जैसे पहाड़ उसके लिए कोई चुनौती ही ना हो। दरअसल वह भी अपनी टीम को लेकर यहाँ आया था। उसे देखकर हर कोई समझ गया कि इस सफर में अहंकार, स्वभाव और अनुभव सब कुछ टकराने वाला था और असली लड़ाई तो अब शुरू होगी, जब यह पहाड़ अपने असली रूप में सामने आएगा। टेंट के भीतर रोब और डॉक्टर कैरोलिन ने सारे पर्वतारोहियों को समझाया कि इस पहाड़ पर हवा इतनी पतली हो जाती है कि शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। इसलिए आने वाला पूरा महीना सिर्फ एक ही चीज सिखाएगा, खुद को इस बर्फीले युद्ध के लिए ढालना, वरना जो यहाँ रुक जाएगा उसका नाम बस पत्थरों के बीच खो जाएगा। रोब की आवाज धीमी पर सख्त थी। उसने कहा कि यहाँ लाखों टन बर्फ किसी भी पल खिसक सकती है। एक गलत कदम सीधे उस खाई में ले जाता है जिसकी गहराई का कोई अंत नहीं, और अब तक 19 लोग इन दरारों में समा चुके हैं। फिर भी सबके भीतर एक अजीब जिद थी, जो उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही थी। अब इस यात्रा में वे कैंप 1 पहुंचे, जिसकी ऊंचाई 19,500 फीट थी। डॉक्टर कैरोलिन ने चेतावनी दी कि इतनी ठंड में हाइपोथर्मिया दिमाग को सुन्न कर देता है और शरीर को भ्रम में डाल देता है कि बहुत गर्मी हो रही है, जबकि असल में खून जमने लगता है और इसका एक ही इलाज है, तुरंत पहाड़ से नीचे उतरना, वरना मौत निश्चित है। अब वे सब सफर में आगे बढ़ते हुए कैंप 2 पहुंचे, जो 21,300 फीट पर था। वहां हवा इतनी कम थी कि हर सांस लड़खड़ाकर शरीर में पहुंच रही थी। सभी ऑक्सीजन लेने के लिए पाइप से जुड़े हुए। तभी रोब ने देखा कि डग कमजोर पड़ रहा है। उसने डग से कहा कि रात को मास्क लगाकर ही सोना
और डॉक्टर से पूरा चेकअप करवाना। अगले दिन वे और ऊपर बढ़ते हैं और 23,400 फीट की भयावह ऊंचाई पर पहुंचते हैं, जहां बर्फीली हवाएं चेहरे पर पड़ रही थीं। मौसम और खराब होने लगा तो टीम ने वापस बेस कैंप लौटने का फैसला किया। वे वापस आते समय एक शॉर्टकट लेते हैं, जहां दो पहाड़ियों के बीच एक सीढ़ी बिछाकर रास्ता बनाया गया था, जिससे गुजरते वक्त मौत मानो पैरों के पास खड़ी थी इंतजार में। जमे बैग के हाथ पूरी तरह ढीले पड़ गए थे। उसकी बारी आते ही थोड़ी सी बर्फ खिसकी और उसका संतुलन बिगड़ गया। वह सीढ़ी से फिसलकर हवा में लटक गया। रोब ने जान जोखिम में डालकर उसे बचा लिया, पर बैग गुस्से में बोला कि उसने इतने पैसे सिर्फ इंतजार करने के लिए नहीं दिए थे। ये सुनकर रोब के भीतर कुछ टूट सा गया। उस रात रोब ने सभी टीमों को इकट्ठा कर शेड्यूल बनाने की बात कही, ताकि अव्यवस्था के कारण कोई और हादसा ना हो। पर साउथ अफ्रीका की टीम का लीडर उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उस रात रोब स्कॉट के पास गया और उससे सहयोग की बात की। स्कॉट ने ताना मारा कि तुम लोग तो हर किसी का हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ाते हो, जबकि मेरा मानना है कि जिसे पहाड़ का अनुभव नहीं वह लौट जाए। रोब ने कहा कि यह पहाड़ सबको लड़वा रहा है और अगर हम साथ नहीं रहे तो किसी की भी जान जा सकती है। स्कॉट आखिरकार मान गया। अगले दिन दोनों टीम लीडर्स ने मीटिंग कर सभी को पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने का आदेश दिया। स्कॉट ने बाहर आकर कहा कि ऊपर पहुंचकर 1 किलो वजन भी 10 किलो जैसा लगता है, इसलिए सब हल्का सामान रखें। रोब ने अपनी टीम के साथ फोटो ली और मुस्कुराकर कहा, अगले शुक्रवार हम शिखर छू लेंगे। उस रात सब बैठकर बातें करते हैं। हर कोई अपने परिवार और अपने डर की बातें साझा करता है। अगले दिन सभी तैयार थे। वे फिर से कैंप 1 पहुंचे, जहां वे पहले अभ्यास कर चुके थे। वहीं स्कॉट की टीम का एक सदस्य बीमार पड़ गया। क्योंकि स्कॉट आगे निकल चुका था तो सबने मिलकर उसे नीचे भेजने का निर्णय लिया। ऊपर बर्फीली चट्टानों के बीच जब स्कॉट कैंप 1 की तरफ लौटता दिखा तो रोब ने उसे बताया कि उसकी टीम का एक सदस्य बीमार हो गया है और उसे लगातार संपर्क करने की कोशिश की गई थी। स्कॉट ने अपने खराब वायरलेस को देखकर बस इतना कहा कि शायद सिग्नल गड़बड़ा गया होगा। फिर वह नीचे रुका रह गया और बाकी टीमें आगे बढ़ती रहीं। इस बीच सभी पर्वतारोही फिर से कैंप 2 पहुंचे, जहां हवा इतनी कम थी कि हर सांस जैसे किसी अनदेखे बोझ को ढो रही थी। ऊंचाई बढ़ती गई और रास्ता और भी खतरनाक होता गया। तभी बर्फ की एक नाजुक चट्टान टूट गई और रोब की टीम का संतुलन बिगड़ गया। सभी कुछ सेकंड के लिए मौत के किनारे लटक गए, पर हिम्मत और रस्सी थामकर उन्होंने खुद को बचा लिया। ऊपर कैंप पहुंचते ही रोब ने स्कॉट को संपर्क किया और कहा कि मौसम बुरी तरह बदल रहा है, इसलिए उसे ऊपर आने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। स्कॉट की तबीयत बिगड़ती दिख रही थी, पर वह जिद में बोला कि वह बिल्कुल ठीक है। रोब ने आग्रह किया कि वह शरीर पर दबाव न डाले। तभी हेलन ने रोब को रेडियो पर चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में मौसम और भयंकर होने वाला है और 11 तारीख तक हवा बेरहम बनी रहेगी। रोब जवाब देता है कि पहाड़ों में अक्सर मौसम खराब ही रहता है, अगर डरते रहे तो हम कभी शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनकी हिम्मत टूटने को तैयार नहीं थी और वे निरंतर चलते हुए कैंप 4 पहुंच गए, जिसकी ऊंचाई 26,085 फीट थी। यहाँ हवा इतनी ठंडी और पतली थी कि लोग अपने ही शरीर में घुटने लगे थे। स्कॉट भी लड़खड़ाता हुआ वहीं तक पहुंच गया था और उसकी हालत देख सबको अंदाज हो चुका था कि अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। रात 12 बजे रोब ने सबको टेंट से बाहर बुलाया। तूफान जो कई घंटों से पहाड़ को नोच रहा था अचानक शांत हो चुका था। रोब ने आसमान की ओर देखा और कहा कि शायद ऊपर वाला हम पर मेहरबान है, इसलिए अब भी चढ़ाई शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कल 2 बजे तक हमें हर हाल में वापस लौटना होगा। आधे घंटे बाद पूरी टीम रात की काली चादर को चीरती हुई शिखर की ओर निकल पड़ी। रोब ने बेस कैंप पर कॉल कर हेलन को बताया कि वे 12 घंटों में शिखर पर पहुंच जाएंगे और 2 बजे वापसी की कोशिश करेंगे। स्कॉट अपनी थकान के कारण पीछे रह गया और बोला कि 2 घंटे आराम के बाद वह उन तक पहुंच जाएगा। सुबह 4:30 बजे रोब की टीम बालकोनी नामक जगह पहुंची, जिसकी ऊंचाई 27,600 फीट थी। यहाँ हवा ऐसी थी जो गले को चीरने लगी। रोब ने सभी को थोड़ा तेज चलने को कहा, पर बैग की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसकी आंखें धुंधला चुकी थीं और वह सीधा खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा था। रोब ने उसे बैठाया और कहा कि वह उसे किसी और के साथ नीचे भेज देगा, पर बैग जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा कि वह किसी भी हालत में वापस नहीं जाएगा। रोब ने उसे आधे घंटे इंतजार करने को कहा और बताया कि शेरपा के हाथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा जाएगा। अगर ताकत लौटी तो ऊपर आ जाना, वरना सफर यहीं खत्म समझना। फिर वे आगे बढ़ गए। दूसरी तरफ टीम के सबसे आगे वाले पर्वतारोही साउथ ईस्ट रिज पर पहुंचे और घबरा गए, क्योंकि वहां की रस्सियां बर्फ और हवा से गलकर टूट चुकी थीं। गाइड ने रेडियो पर रोब को बताया कि रस्सियां वो नहीं लगी हैं और वह कोशिश करेगा कि नई रस्सियां बांध पाए। उधर डग की हिम्मत टूट चुकी थी, पर रोब ने उसे आश्वासन दिया कि इस बार
वह उसे हर हाल में शिखर तक ले जाएगा। नीचे आने वालों से रोब ने पूछा कि वे क्यों लौट रहे हैं, तो एक आदमी बोला कि उसकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली है और ऊपर रस्सियां नहीं है, इसलिए वह मरने का जोखिम नहीं उठाएगा। रास्ता और कठिन होता गया। गाइड और उसका हेल्पर रस्सियां ठीक कर रहे थे। उधर स्कॉट भी अकेला चढ़ रहा था, मानो उसका शरीर बर्फ से लड़ रहा हो, पर उसका मन इस चढ़ाई को पूरा करने पर अड़ा हुआ था। आखिरकार कई घंटों की दर्दनाक चढ़ाई के बाद सब लोग एवरेस्ट की चोटी छूने लगे। यासुको 7वीं चोटी पर खड़े होकर रो पड़ी, क्योंकि उसके सपने पूरे हो चुके थे। अब दोपहर के 2 बज चुके थे। सभी नीचे लौटने लगे, लेकिन स्कॉट की तबीयत शिखर पर पहुंचते ही बिगड़ गई और वह वहीं लड़खड़ाकर बैठ गया। रोब उसे संभाल कर नीचे लाने लगा। पूरी टीम नीचे की ओर लौट रही थी, पर डग अब भी ऊपर चढ़ता जा रहा था। उसकी चाल धीमी पर जिद पत्थर जैसी थी। रोब ने उसे रोका और कहा कि 2:30 बज चुके हैं, अब लौटना जरूरी है। डग बोला कि यह उसका आखिरी मौका है और शायद वह दोबारा इस पहाड़ों तक न पहुंच पाए। रोब उसके भीतर छिपे दर्द और सपने को समझ गया और उसने खुद उसे पकड़कर आगे बढ़ाया। तभी नीचे उतरते समय टीम की मुलाकात बैग से हुई, जो अब भी ठंडी हवा के बीच अपनी आखिरी हिम्मत बचाए था। उधर ऊपर रोब डग को थामे एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच चुका था। शाम के 4 बज चुके थे और हवा में वह खामोशी थी जो किसी जीत और किसी आसन्न खतरे दोनों का संकेत देती है। डग शिखर छूकर रो पड़ा। उसके सपने पूरे हो गए थे, लेकिन नीचे कैंप में हेलेन बेचैन बैठी थी, क्योंकि 2 बजे तक सबको लौट आना था। वह लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, पर रेडियो खामोश था। इसी बीच नीचे लौटते स्कॉट की मुलाकात बैग से हुई। उसने कहा कि रोब अब भी बहुत पीछे है और तूफान बढ़ रहा है। बैग उसके साथ लौटने को तैयार हो गया। ऊपर डग की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। उसका शरीर जमने लगा और रोब ने हर जगह संपर्क कर किसी भी पर्वतारोही से सिलेंडर भेजने की विनती की, पर कोई उपलब्ध नहीं था। तभी हरोल्ड तैयार हो गया कि वह नीचे से ऑक्सीजन लाकर देगा। तभी बेस कैंप की डॉक्टर ने रोब को फोन किया और चेतावनी दी कि अगर डग चल नहीं पा रहा तो उसे छोड़कर तुरंत वापस आओ, वरना तुम भी मर जाओगे। पर रोब ने साफ कह दिया कि वह किसी को मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकता। उधर स्कॉट की ऑक्सीजन भी खत्म हो गई थी और उसने अपने साथी को कहा कि नीचे जाकर मदद भेजो। तभी अचानक तूफान पूरे पहाड़ पर टूट पड़ा और हर दिशा में बस सफेद अंधड़ ही अंधड़ नजर आने लगा। रोब ने डग से कहा कि वह ऑक्सीजन लेकर लौटेगा, पर डग समझ गया कि वह अब नहीं बचेगा, इसलिए उसने खुद अपनी रस्सी खोल दी और पहाड़ी की गहराई में खो गया। उधर नीचे लौटते पर्वतारोही एक लाइन बनाकर चल रहे थे। तभी एक की पकड़ छूटी और पूरा समूह बर्फ की ढलान पर फिसलता हुआ नीचे लुढ़क गया। चीखें हवा में घुल गईं, पर जैसे जैसे लोग रुक रहे थे वे खुद को संभाल कर खड़े होने लगे, क्योंकि सब जानते थे कि यहाँ बैठने वाला मर जाता है और चलने वाला बच जाता है। हरोल्ड ऑक्सीजन लेकर ऊपर पहुंचा और जब उसे पता चला कि डग नहीं रहा, उसकी आंखें भर आईं। 2 लोग जो नीचे से मदद के लिए आए थे, कई बेहोश पड़े पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन देकर उन्हें खड़ा करा। कुछ पर्वतारोही कैंप तक पहुंच गए, पर कई अभी भी तूफान के बीच फंसे थे। रात के 3 बज चुके थे। तभी हरोल्ड को ठंड में उल्टा भ्रम होने लगा। उसे गर्मी महसूस हुई और जैसे ही उसने जैकेट उतारी, वह भी पहाड़ की काली खाई में समा गया। सुबह 5 बजे तक रोब से कोई संपर्क नहीं हो रहा था। तभी अचानक रेडियो पर रोब की आवाज आई। वह बेहद कमजोर स्वर में कह रहा था कि वह हिल भी नहीं पा रहा। जल्दी किसी को भेजो, वरना वह मर जाएगा। तभी गाइड गाय के दिमाग में एक विचार आया और उसने रोब को उसकी पत्नी से बात करवाई, क्योंकि इस समय उसे हिम्मत सिर्फ वही दे सकती थी। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? तो रोब ने धीमे से कहा कि उसके हाथ और पैर जवाब दे चुके हैं, पर वह जिंदा है। उसकी पत्नी बोली कि ऑक्सीजन पहुंच रही है, तुम बस हिलने की कोशिश करते रहो। इसी बीच माइक ने हेलन को फोन कर बताया कि जापानी पर्वतारोही और बैग दोनों ही वापस नहीं लौटे हैं और रास्ते में ही उनकी मौत हो चुकी है। अब एक के बाद एक दुख में बदलती खबरें आ रही थी। रोब, डग, हरोल्ड, बैग, स्कॉट और वह महिला, इनमें से कोई वापस नहीं आया था। नीचे तूफान शांत हो चुका था, पर शिखर पर अभी भी हवाएं जान ले रही थी। बचाव दल जो रोब को लाने जा रहा था, वह भी तूफान के कारण लौट आया। रोब की पत्नी हेलेन ने बेस कैंप पर फोन कर रोते हुए कहा कि रोब को बचाओ, वरना सुबह तक वह मर जाएगा। हेलेन ने रोब से उसकी बात करवाई और रोब ने आखिरी बार अपनी पत्नी की आवाज सुनी। वह बोला कि वह शायद अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाएगा और उसकी पत्नी बस आंसू रोककर कहती रही कि वह लौट आएगा। पर कुछ समय बाद संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। तूफान की रात लंबी थी, पर सुबह की हल्की धूप में एक चमत्कार हुआ। 2 दिनों से बर्फ में बेहोश पड़ा बैग अचानक जागा
उसके होंठ नीले थे, आंखें धुंधली थीं, पर उसने घिसटते घिसटते रास्ता पहचाना और चमत्कारिक रूप से कैंप तक पहुंच गया। उसे देखकर सब दंग रह गए। फिर जो लोग जिंदा बचे थे वे कैंप 2 की ओर लौटने लगे। कैंप में बैक ने सबसे पहले अपने साथियों के बारे में पूछा और जब उसे पता चला कि रोब ऊपर ही अटका है, वह टूट गया। बैक की पत्नी ने अमेरिकन एम्बेसी को फोन कर अनुरोध किया कि उसके पति को हेलीकॉप्टर से नीचे लाया जाए। वह ऊंचाई इतनी खतरनाक थी कि हेलीकॉप्टर वहां पहुंच नहीं पाता था, पर किसी तरह पायलट ने जान जोखिम में डालकर बैक को निकाल ही लिया और उसे नीचे ले आया। कुछ दिनों बाद सभी घर लौटने लगे। स्कॉट भी तूफान की गोद में दम तोड़ चुका था। हर बचने वाला वापस लौट गया, पर रोब की पत्नी आज भी उसी उम्मीद पर ठहरी रही कि शायद उसका रोब आए। पर एवरेस्ट की कठोर चोटी ने उसे हमेशा के लिए अपने भीतर सुला लिया, जहां वे सब सोए हैं जिन्होंने इस पहाड़ को जीतने की कोशिश में अपनी जान दे दी। और इसी के साथ खत्म होती है हिम्मत, उम्मीद और बलिदान की ये सच्ची कहानी। अगर ये सफर आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही रोमांचक और दर्द से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मुलाकात होगी एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।